नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के महिला थाना चौक में उत्कल दिवस के अवसर पर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैरिस्टर मधुसूदन दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये दिवस केवल ओडिशा के गठन का उत्सव नहीं बल्कि संघर्ष, आत्मगौरव और सांस्कृतिक एकता की प्रेरणा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उत्कल दिवस पर छत्तीसगढ़ के 35 लाख उत्कल बंधुओं को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच प्राचीन संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे बीच रोटी बेटी का संबंध है। मुख्यमंत्री साय ने महाप्रभु जगन्नाथ से छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ पर बना रहेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। उत्कल दिवस, उत्कल दिवस। आज उत्कल समाज का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आज उत्कल दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमें बुलाए, हमें यहाँ पर सम्मानित किए। मैं सबसे पहले सभी उत्कल वासियों को जो छत्तीसगढ़ के अंदर में हैं और उड़ीसा वासियों को भी और देश के जहाँ जहाँ भी हमारे उत्कल बंधुगण हैं सभी को उत्कल दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। पहले उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल ये तीनों मिलके एक राज्य हुआ करता था। तो उस समय उड़ीसा में उड़िया बोलने में भी थोड़ी दिक्कत होती थी। तो अनेक महापुरुष हुए उड़ीसा के अंदर में, जिसमें के मधुसूदन दास जो बैरिस्टर थे, जिनके मूर्ति में आज माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित किए हैं। ऐसे महान पुरुषों के प्रयास से 1 अप्रैल 1936 मतलब जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, उस समय उड़ीसा प्रांत का निर्माण हुआ है। और तब से लेकर हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाते हैं। और यहाँ पर काफी संख्या में हमारे छत्तीसगढ़ में भी उत्कल बंधुगण हैं। हाँ, 35 लाख संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में उत्कल बंधुओं का है। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बहुत गहरा नाता भी है। जो प्रभु जगन्नाथ जी हैं, आज भी उनके यहाँ जो भात का प्रसाद बनता है, उसका चावल शुरू से ही छत्तीसगढ़ से जाता है। यहाँ पर देवभोग जो नाम है, वहाँ का चावल वहाँ भोग के रूप में बनता है। और बेटी रोटी का भी रिश्ता है। हमारे छत्तीसगढ़ के किनारे किनारे के लोग, मेरे विधानसभा कुनकुरी से लेकर इधर बस्तर तक भी सभी लोग उड़िया बोलते हैं और उनका उड़ीसा से गहरा नाता है। और यहाँ पर जगन्नाथ स्वामी का दर्शनार्थ भी हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत लोग जाते रहते हैं। तो इस तरह से बहुत गहरा नाता है उड़ीसा से। मैं फिर से एक बार सभी उत्कल बंधुओं को, जो छत्तीसगढ़ में 35 लाख हैं पूरे देश में, और उड़ीसा के सभी उत्कल बंधुओं को फिर से एक बार उड़िया दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और प्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर भी बना रहे और छत्तीसगढ़ में भी खुशहाली हो। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 5 अप्रैल को दंतेवाड़ा दौरा है। गृह मंत्री अमित शाह माता दंतेश्वरी जी के दर्शन उपरांत बस्तर पडुम कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे बस्तर के स्थानीय नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे तथा सुरक्षा बलों के बहादुर कमांडर से मिलकर उनका हौसला अफजाई भी करेंगे।
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दृढ़ संकल्प है। उनके संकल्प शक्ति के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है। छत्तीसगढ़ एवं बस्तर में मार्च 2026 या उससे पहले भी सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि जो बंदूक लेकर जंगल में व्यर्थ चलते थे, वे अब समाज की मुख्य धारा में वापस आ रहे हैं। भटके लोगों से अपील है, आप भी नक्सलवाद की काली छाया त्याग लोकतंत्र से प्रकाशित मुख्य धारा में वापस आएं। माननीय अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ प्रवास निर्धारित हुआ है। 4 तारीख को जब सत्र समाप्त होगा, उसके बाद शाम को मतलब रात तक वो रायपुर पहुंचेंगे, रात रायपुर में रुकेंगे और दूसरे दिन सुबह दंतेवाड़ा जाने का है। दंतेवाड़ा में सर्वप्रथम माँ दंतेश्वरी के दर्शन, नवरात्रि का समय है, महत्वपूर्ण समय। माता जी के दर्शन के उपरांत आप सबको ध्यान में है एक विषय कि बस्तर पंडुम ये कार्यक्रम चल रहा है और बस्तर पंडुम ये कार्यक्रम पहले विकासखंड स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर और अब बस्तर स्तर पर यह कार्यक्रम होने वाला है। बस्तर पंडुम, पंडुम शब्द का शाब्दिक अर्थ कार्निवाल है, उत्सव है और बस्तर का ये उत्सव है। बस्तर की संस्कृति के लिए वहाँ नृत्य कैसा है, वहाँ गीत कैसे हैं, वहाँ वाद्ययंत्र कैसे हैं, वहाँ का पेय कैसा है, वहाँ के भोजन कैसे हैं, वहाँ के खाद्य पदार्थ कैसे हैं, वहाँ के आभूषण कैसे हैं, वहाँ पर परिधान कैसा है, इन नाटक कैसे होते हैं, इन सारे ही विषयों को लेकर के गांव-गांव से लोगों ने भाग लिया है। भाग लेने के बाद उनके बीच प्रतिस्पर्धा हुई है और जो बस्तर के सर्वश्रेष्ठ होंगे वो इस बार 3 दिनों का बड़ा कार्यक्रम है। उस बस्तर पंडुम के समापन के अवसर पर 5 तारीख को माननीय अमित शाह जी उसमें सम्मिलित होंगे। ये कार्यक्रम 3 तारीख से शुरू हो रहा है, 3, 4 और 5 को। 3 तारीख को इसमें कुमार विश्वास जी आ रहे हैं जो वहाँ पर विशेष रूप से बस्तर के राम इस विषय पर, उनका एक विषय जो चलता है अपने अपने राम, उसके अतिरिक्त ये विषय है बस्तर के राम। राम भगवान का बस्तर में से कैसा नाता रहा है, कैसे लोगों ने अयोध्या से जब वो चले थे तब बस्तर के लोगों ने कैसे उनको साथ समर्थन दिया माता सीता को श्रीलंका से लाने के लिए। ये बस्तर के राम, इसमें बड़ी सुंदर व्याख्या इसकी होने वाली। तो माननीय अमित शाह जी वहाँ पर बस्तर पंडुम में सम्मिलित होने के बाद बस्तर में जितने जनप्रतिनिधि बने, प्रतिनिधियों के साथ उनका भोजन ऐसा रखा गया है और विशेष रूप से 4 जिलों के 10-10 सरपंच भी लिए गए। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर, जो 4 प्रभावित जिले हैं, ऐसे उसके 10-10 सरपंच भी लिए गए हैं जो नए चुनकर अभी आए हैं। उनके साथ भोजन का कार्यक्रम है, चर्चा का कार्यक्रम है और उसके बाद कमांडर्स के साथ उनकी मीटिंग है। जिन कमांडर्स ने बड़े ऑपरेशंस में अभी भाग लिए हैं, उन कमांडर्स के साथ अमित शाह जी की मीटिंग है, उनसे चर्चा है। बस्तर को लाल आतंक से मुक्त होना ही चाहिए, निर्धारित समय भी हुआ है। माननीय अमित शाह जी जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी समाप्त की, जिन्होंने 370 समाप्त किया, जिन्होंने देश में कोने कोने में होने वाले बम धमाकों को ख़त्म किया, उन्होंने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। तो ये बहुत बड़ी रणनीतिक आधार पर, बहुत से तार्किक आधार पर, बहुत से विषयों को ध्यान में रख करके ये निर्णय लिया गया है और इसलिए पूरी टीम माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही और मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल निर्धारित समय अथवा उससे पहले भी सशस्त्र नक्सलिज्म से छत्तीसगढ़ मुक्त होगा, उसमें भी कोई संशय नहीं है। और इसलिए ये बड़ा ही क्रूशियल और बड़ा ही महत्वपूर्ण समय हम सब के लिए है जब हमारा प्रदेश लाल आतंक से मुक्त होगा। बंदूक लेकर जंगल में घूमने का अर्थ क्या है कोई ये समझ ना पाया आज तक, वो सारे लोग अब वापस आ रहे हैं। अभी बीजापुर में 50 लोगों ने एक साथ सरेंडर किया, आपने देखा। वो 50 लोग जिनमें सरेंडर किए उसमें PLGA बटालियन 1 के मेंबर भी हैं, जो मुख्य हेड माना जाता है पूरे उस उनके सशस्त्र नक्सलिज्म का प्रमुख माना जाता है। वो PLGA बटालियन 1, उसके सदस्य भी उसमें हैं। उसमें मिलिशिया के लोग हैं, CNM के लोग हैं, मिलिशिया के कमांडर, डिप्टी कमांडर्स भी उसमें हैं। और इस तरीके से वो जो लोग नीचे उनका साथ देते हैं वो सारे लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और इसमें अन्य योजना एलबत पंचायत के माध्यम से भी हम लोगों ने लाई है और वो ये है कि जो पंचायत स्वयं आगे बढ़ कर के अपने पंचायत में जितने भी लोग चिन्हांकित हैं, माओवाद में हैं, अगर वो समर्पण करवाते हैं पंचायत वाले और पंचायत में एक प्रस्ताव करते हैं कि हमारा पंचायत माओवाद मुक्त हुआ,
तो 1 करोड़ का काम निर्माण कार्य तुरंत ही पंचायत को स्वीकृत किए जाएंगे और वहाँ पर मोबाइल का टावर लाया जाएगा, वहाँ पर विद्युत की व्यवस्था की जाएगी, तुरंत ही की जाएगी। ऐसी एक योजना के अंतर्गत भी काम कर रहे हैं। उसी में बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात भी माननीय अमित शाह जी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे एवं उस पर हो रही राजनीति और कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तीखा हमला बोला है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में गरीबों को आवास से वंचित रखा और अब इस योजना पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 लाख परिवारों को गृह प्रवेश कराया है। नवरात्र और हिंदू नववर्ष के पहले दिन ही 3 लाख गरीब परिवारों को अपने घर मिलने से कांग्रेस बेचैन हो गई है। यही कारण है कि कांग्रेस इस तरह के आधारहीन आरोप लगा रही है। डबल इंजन की सरकार पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने के कांग्रेस के आरोप पर उन्होंने कहा कि नक्सली गतिविधियों को कांग्रेस के संरक्षण में बढ़ावा मिला था। पिछले 5 साल में जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया। चला चली की बेला में शिलान्यास शुभारंभ ये कब किया जाता है? न टेंडर स्वीकृत हुआ था, न वर्क ऑर्डर हुआ था, और शिलान्यास कर दिया था इन्होंने, सही है, पर न वर्क ऑर्डर न टेंडर स्वीकृति, कुछ नहीं। ये भ्रम फैलाने की कोशिश न करें। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास नहीं किया है, उस काम का शुभारंभ किया है। वर्क ऑर्डर अभी 4 दिन पहले जारी किया और उस काम के शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री जी ने। तो ये विकास इनको पचता ही नहीं है। झूठ बोलकर भ्रम फैलाना इनकी राजनीति का हिस्सा है। यहाँ पर भी वही कर रहे हैं। वास्तविकता को जाने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस काम का शुभारंभ किया है। 5 साल जिस कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित रखा, आज प्रधानमंत्री आवास पर सवाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 3 लाख परिवारों को गृह प्रवेश कराया है, किस्तें दी है, और हमारी सरकार बनने के बाद जो हमने वादा किया था कि पहला काम मुख्यमंत्री आवास में जाने से पहले 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृति प्रदान करेंगे, वो स्वीकृति प्रदान की गई और उसी का नतीजा है कि 3 लाख परिवारों को कल गृह प्रवेश कराया गया। नवरात्रि के पहला दिन, वर्ष प्रतिपदा के दिन, हिंदू नव वर्ष के पहला दिन, ये 3 लाख गरीब परिवार इनके आंख में चुभ रहे हैं कांग्रेस को कि हमने इनको प्रधानमंत्री आवास से वंचित रखा और इन्होंने दे दिया। ये उनके पेट में दर्द है, इसलिए इस प्रकार की बात वो कह रहे हैं। देखिए, ये तो नक्सलवाद के और नक्सलियों के संरक्षक थे कि अपने केडर के रूप में उसका इस्तेमाल किया इन्होंने। ये किस मुंह से आज बात कर रहे हैं? 5 साल सुरक्षा बलों के, पुलिस के जवानों के हाथ को बांध कर रखा, नक्सलियों का पालन पोषण इन्होंने किया। आप कुछ नहीं कर सकते, केवल झूठ बोल सकते हैं, केवल भ्रम फैला सकते हैं और भ्रष्टाचार कर सकते हैं। ये 3 ही काम आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कोई काम आपसे होगा नहीं, और इसलिए जनता आपको शून्यता की ओर लेकर जा रही है। देखिए, बस्तर में एक तरफ नक्सल उन्मूलन का लगातार अभियान चल रहा है, वहीं अलग अलग योजनाएं भी हमारी चल रही है बस्तर की तरक्की, विकास और वहां के लोगों की खुशहाली के लिए। नियत नीला नार योजना चला रहे हैं, फिर हमने बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया, अब बस्तर पंडूम का आयोजन हमने किया है। वहाँ की कला, संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, खान पान, पहनावा, ओढ़ावा, इन सब को बढ़ावा देने के लिए तो एक तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बस्तर पंडूम के लिए आ रहे हैं, साथ ही साथ नक्सल उन्मूलन के जो अभियान चल रहे हैं उसकी भी चर्चा, उसकी भी समीक्षा वो करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार अमित शाह जी के फोकस करके काम कर रहे हैं बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए। देखिए, सरकार क्या करती है? आपको अवसर देती है, आपको आग्रह करती है कि मुख्य धारा में लौटें, आइए विकास के साथ जुड़े। हमने पुनर्वास योजना भी बनाई है, और जब उस पर भी नहीं करेंगे, हथियार उठाने की इजाजत तो किसी को नहीं होगी, कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं होगी, विकास को अवरुद्ध करने का अधिकार किसी को नहीं होगा। करेंगे तो उस पर कानून सम्मत कार्यवाही, कठोर कार्यवाही, कड़ी सबक तो सिखानी पड़ेगी। विष्णुदेव साय सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल के दामों में कटौती करते हुए नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में पेट्रोल प्रति लीटर 1 रुपए सस्ता करने की घोषणा की थी, जो 31 मार्च को आधी रात से लागू भी हो गई।
इसके साथ ही भिलाई में अब पेट्रोल की कीमत घटकर 99 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर हो गई है। भिलाई समेत प्रदेश के सभी शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर थी। पेट्रोल की कीमत घटने से राज्य के आम लोगों को राहत मिलेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2025-26 के बजट में जनता को राहत देने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए प्रति लीटर की कमी की घोषणा की थी, जिससे आम लोगों, किसानों और उद्योगों को लाभ होगा। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बजट सत्र के दौरान ऐलान किया कि हम पेट्रोल में प्रति लीटर 1 रुपए की कटौती करेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ा राहत देने वाला निर्णय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया और इसका बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा और छत्तीसगढ़ की जनता इसे उत्साहपूर्वक ढंग से स्वागत कर रही है। विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद दे रही है, जिन्होंने उन्हें बड़ी राहत पेट्रोल पर 1 रुपए की कटौती प्रति लीटर करके बड़ी राहत छत्तीसगढ़ की जनता को दी है। भाजपा अपनी शहर सरकार बनाने के साथ ही अब सारे विभाग पर निगम में अपना पार्षद बैठा दिया है। वहीं आज MIC मेंबर के कार्यभार ग्रहण के दौरान सभी को कक्ष आवंटित किए गए, मगर विपक्ष की भूमिका निभाने वाले नेता प्रतिपक्ष को कमरा ही नहीं दिया गया, जो कि चर्चा का विषय बना रहा। दुर्ग नगर निगम में भाजपा की एक तरफा जीत के बाद अब निगम की बागडोर दुर्ग महापौर अलका बागमार के पास आते ही सभी नवनिर्वाचित पार्षद MIC प्रभारियों को आज कमरा दिया गया, जिसे बाकायदा दुर्ग महापौर की मौजूदगी में सभी MIC प्रभारियों को उनके कमरों में बैठाकर विधिवत पूजा अर्चना के साथ कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान इस आयोजन के बीच एक चर्चा काफी चलने लगी, जिसे विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष संजय कोहरे के लिए कोई कमरा नहीं दिया गया, जबकि मिली जानकारी के अनुसार पिछली सरकार में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष रहे अजय वर्मा को कमरा दिया गया था, मगर उनके कहने पर उन्होंने खुद कमरा लेने से इनकार कर दिया था। इस परंपरा पर अज्ञानता जताते हुए दुर्ग महापौर अलका बागमार ने नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई कमरा नहीं दिए जाने की बात कही। वहीं संजय कोहले ने इस बात पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए क्या कहा दुर्ग महापौर और नेता प्रतिपक्ष ने। आज हमारे सभी MIC मेंबर्स अपना अपना पदभार ग्रहण किए हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद अब हमारे निगम का काम सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। अभी तक तो कभी भी नेता प्रतिपक्ष को कमरा नहीं मिला है। नहीं, अभी तक तो हमको यही जानकारी है कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष को कमरा नहीं दिया गया है। तो जैसा चला आ रहा है वैसे ही चलेगा आगे भी। नहीं, मैं तो उनको सबसे पहले बधाई भी देता हूँ कि सबको अपना अपना कमरा अलॉट हो गया है और अपने काम से चालू कर दिया उन्होंने। आज नेता प्रतिपक्ष का कमरा जो था, हमने पूर्व में जब हमारी सरकार थी तो हमने 2 कमरे बनाए थे पीछे में सभागार के साथ साथ। उसमें एक नेता प्रतिपक्ष का रूम था और एक कॉमन पार्षदों का रूम था, जिसमें 12 MIC और एक नेता प्रतिपक्ष 13 के अलावा जितने भी पार्षद है, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, निर्दलीय हो, उनके बैठने के लिए एक रूम उनके लिए बनाया गया था। एक नेता प्रतिपक्ष का रूम है, एक पार्षदों का। नेता प्रतिपक्ष का रूम के हम लोगों ने आयुक्त महोदय से बात की है, तो वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपको रूम देंगे। आपसी लड़ाई है, वो ये रूम मेरा, ये रूम मेरा, ये रूम मेरा, जबकि वो जो पीछे के 2 रूम, वो एक नेता प्रतिपक्ष का था और एक पार्षदों के लिए था। और पीछे के दोनों रूम उन लोगों ने अपने MIC मेंबरों को दे दिया। रूम है, अब वो कमिश्नर साहब देंगे। आज क्यों नहीं दिए जब आज पूरी प्रक्रिया हो रही है? ये बात तो कमिश्नर साहब बताएंगे, क्योंकि हमें 1 सप्ताह का समय दिया था उन्होंने। अभी 2 दिन हुए हैं। अब 2 दिन के बाद जब 1 सप्ताह हो जाएगा और नहीं मिलेगा तब फिर हम कमिश्नर से बात करेंगे। गलत तो है, ये तो तत्काल दे देना चाहिए। अब देखना होगा कि क्या दुर्ग महापौर अलका बागमार नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई जगह मुहैया कराती है या फिर भाजपा को मिली एक तरफा जीत का एहसास दिलाते हुए इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ACN न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे।
जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि साय सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गलत काम करवाया है। जिस पावर प्लांट का शिलान्यास कांग्रेस की सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 30 जुलाई 2023 को कर दिया था, उसी पर शिलान्यास फिर से प्रधानमंत्री मोदी से करवा रहे हैं। कोरबा के 1320 मेगावाट पावर प्लांट छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी के लिए बनाने का निर्णय भूपेश सरकार के समय 2022 में लिया गया था और 2023 में इसका शिलान्यास हुआ था।
इस काम को शायद सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन शायद सरकार ने प्रधानमंत्री से झूठ बोलकर उसका फिर से शिलान्यास करवा दिया। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। उन्होंने आगे कहा कि आप अपने झूठ के मकड़जाल में प्रधानमंत्री तक को घसीट लिया, इसलिए मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। दुर्भाग्यजनक है कि आज छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से गलत काम करवाया। जिन 2 पावर प्लांट का शिलान्यास कांग्रेस की सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 30 जुलाई 2023 को कर दिया था, उसका फिर से शिलान्यास शायद सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कराया। कोरबा के 620x2 660x2 1320 मेगावाट के 2 पावर प्लांट छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी के बनाने का निर्णय भूपेश सरकार के समय हुआ था। 2022 में निर्णय लिया गया था। 2023 अगस्त में इसका शिलान्यास हुआ था। भूपेश बघेल जी के साथ तत्कालीन उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जो ऊर्जा मंत्री बन चुके थे, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, उस समय के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी की उपस्थिति में इसका शिलान्यास हुआ था। इसके लिए बाकायदा वित्तीय स्वीकृति हुई थी। इस काम को आगे बढ़ाना था शायद सरकार को, लेकिन शायद सरकार ने प्रधानमंत्री से झूठ बोल के उसका फिर से शिलान्यास करवा दिया। शायद सरकार सिर्फ नाम बदलने में लगी हुई है। अभी तक 1 दर्जन से अधिक योजनाओं का इन्होंने नाम बदला। अब बेहद दुर्भाग्यजनक है कि अब अपने झूठ के मकड़जाल में प्रधानमंत्री तक को घसीट दिया। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को बिजली के क्षेत्र में ऐसी सौगात दी है जिससे छत्तीसगढ़ केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में अधिकतम बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बनेगा। इस बड़े सौगात में भी कांग्रेस के नेता मदहोशी के आलम में जी रहे हैं। पिछले 5 साल के उनके कार्यकाल में शराब का धंधा हुआ जिसका नशा आज तक नहीं उतरा है। अब कांग्रेस के लोग गलत बयानबाजी करके लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को बिजली के क्षेत्र में एक ऐसी सौगात दी है जिससे छत्तीसगढ़ केवल देश में नहीं बल्कि दुनिया में अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य बनेगा। कल छत्तीसगढ़ जनरेशन कंपनी के द्वारा लगभग 15,800 करोड़ रुपए की लागत से 1320 मेगावाट के उत्पादन की जो परियोजना है, हसदेव ताप परियोजना, उसका कार्य प्रारंभ किया है और ये जब कंप्लीट होगा तो 1320 मेगावाट का उत्पादन होगा। छत्तीसगढ़ में पहले ही 1300 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। कुल 1340 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। कुल 2660 मेगावाट के साथ हम एनटीपीसी जो कि 2600 मेगावाट का उत्पादन कर रहा है उससे हम आगे निकल जाएंगे। तो कल हम कार्य प्रारंभ करेंगे। एक समय सीमा के अंदर में इस काम को संपन्न करके छत्तीसगढ़ के हित के लिए और देश के हित के लिए यहां पर बिजली उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस बड़ी सौगात में भी कांग्रेस के नेता मदहोशी के आलम में जी रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में शराब का धंधा हुआ, इसलिए आज भी उसका नशा उतर नहीं रहा है और गलत बयानबाजी करके भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने शिलान्यास किया, ये केवल शिलान्यास ही करते रह गए 5 साल में, लेकिन काम 1 रुपए का भी कहीं प्रारंभ नहीं हुआ। कल कार्य प्रारंभ हो रहा है और एक समय सीमा के अंदर में हम इसको कंप्लीट करेंगे और ये सौगात छत्तीसगढ़ियों को मिलेगी कि बिजली की किसी प्रकार की कमी न तो है और न ही आगे रहेगी। हम देश की जरूरतों को भी पूरा करेंगे। इसके लिए कल माननीय मोदी जी ने कार्य प्रारंभ किया है। छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से उनको बधाई और कांग्रेसी को सीखें, भ्रम मत फैलाएं और झूठ बोलना मत करें। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सिम्स में पेट दर्द से पीड़ित महिला को गलत इंजेक्शन लगाने से हुई गर्भपात की घटना को सामान्य बात बताया है। स्वास्थ्य मंत्री बिलासपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे, जहां सिम्स और जिला अस्पताल में भर्राशाही के सवाल पर पहले तो वे झुंझला गए जैसे किसी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। उसके बाद उन्होंने पहले तो जानकारी होने से ही इनकार कर दिया, फिर कहा मामूली बात है, होते रहती है। बता दें कि गत 13 मार्च को करगी गला की गर्भवती महिला को पेट में दर्द होने पर सिम्स में भर्ती कराया गया था। उसके गर्भ में 5 माह का बच्चा था। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन एक दूसरी महिला को लगाना था, लेकिन इंजेक्शन पेट दर्द से पीड़ित गर्भवती महिला को लगा दिया गया, जिससे उसका गर्भपात हो गया। ये तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, ये तो चलता ही रहता है विवाद,
शिकायत, शिकवा, ये सारी चीज़ें हैं। अब वो वैसे निर्विवाद खोजेंगे तो लोगों ने तो भगवान को भी छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। आप देखेंगे तो द्वापर से लेकर त्रेता तक हर युग में भगवान के ऊपर भी लोगों ने प्रश्न उठाए हैं। सुधर रही है, पहले और अब में बहुत व्यवस्थाएं सुधरी। लगाना रहता है दूसरे का और लगा देते हैं दूसरे का, ऐसा नहीं। अगर यहाँ एक गर्भवती महिला, एक गर्भपात हो गया, लगाना किसी और को था, लगा किसी और को दिए, मामला अब राइट ऑफ हो चुका है। क्या उस डॉक्टर या उस विभाग के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या पता लगाएंगे? अगर नहीं पता चला है तो बड़ी दुख की बात। देखिए, हमारे नॉलेज में नहीं है। अब इतना छोटा मामला, कौन कहाँ इंजेक्शन लगा रहा है, कैसा करे, जब हमारे संज्ञान में आता है तो हम कार्रवाइयां एक महिला गर्भवती है, दूसरे का इंजेक्शन उसको लगा दिया। पूरे प्रदेश के इतने मामलों की जानकारी नहीं हो सकता है। कुछ विषय है तो स्पेसिफिक बताइए, कराएंगे। चलिए। शहर में इन दिनों 2 पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक तरफ दुर्ग महापौर अलका बाघमार ने शहरवासियों के आभार को लेकर दुर्ग नगर निगम के मद से सार्वजनिक धार्मिक प्रचार होर्डिंग लगवाई है, तो वहीं दूसरी तरफ एक आम नागरिक रौनक सलूजा ने सर्वधर्म का सम्मान करते हुए एक होर्डिंग लगवाया है। आप देख सकते हैं दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित चौक पर एक होर्डिंग बोर्ड पर दुर्ग महापौर अलका बाघमार ने शहर की जनता के पैसों का उपयोग सिर्फ एक पर्व को लेकर शुभकामनाएं देती नजर आ रही है, जबकि पूरे शहर की जनता ने इस बार भाजपा सरकार को हाथों हाथ लेते हुए दुर्ग महापौर को ऐतिहासिक जीत दिलाई है, जिसे नजरअंदाज कर दुर्ग महापौर ने ऐसा होर्डिंग लगवाया है। वहीं जब इस बात को लेकर शहर में चर्चा का विषय सरगर्म रहा, तो आनन फानन में उस होर्डिंग से विनीत नगर निगम दुर्ग का नाम हटवाकर पैबंद चिपका दिया गया। मगर बात करें कि सभी धर्मों के सम्मान की, तो क्या दुर्ग महापौर ने सभी धर्मों का सम्मान रखा है? आपको बता दें, दुर्ग महापौर का ये होर्डिंग माह भर पहले से लगा है, जबकि अभी रमजान के बाद मुस्लिम समाज का ईद का पर्व गुजरा, फिर नवरात्रि, श्री रामनवमी, महावीर जयंती और बैसाखी के साथ बौद्ध समाज का सबसे बड़ा पर्व 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती होनी है। क्या यही है भाजपा सरकार का सबका साथ और सबका विकास नारा? इससे तो भला शहर का वह इंसान अच्छा जो किसी पद में रहकर सर्वधर्म का सम्मान करता और अपने मत से ये होर्डिंग लगवाया है। बहरहाल शहर में हो रही चर्चा पर दुर्ग महापौर अलका बाघमार और निगम प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया। अब देखना होगा कि आगामी की रूपरेखा किस तरह की तैयार की जाती है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चिनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं,
इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड पीएचडी की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी रायपुर में खरोरा के केवराडीह में डकैती, किसान के घर गड़ा खजाना निकालने पहुंचे। 15 डकैतों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। डकैती में बलौदाबाजार एसपी ऑफिस में पदस्थ आरक्षक और रिटायर्ड हवलदार भी शामिल है।
घटना में शामिल 3 बदमाश फरार हैं। गांव के प्रतिद्वंदी द्वारा प्रार्थी के घर में हंडा के माध्यम से 40 करोड़ रुपए और 16 किलो सोना मिलने और रखे होने की सूचना क्रमिक रूप से आरोपियों तक पहुंचाई गई थी। इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड प्रार्थी के गांव का ही आरोपी देवराज डहरिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से डकैती की सोने चांदी की जेवरात, नकदी रकम तथा घटना में प्रयुक्त हथियार, मोटरसाइकिल, स्विफ्ट वाहन, टाटा हेक्सा, वैगन आर कार तथा 15 नग मोबाइल फोन सहित कुल 20 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया है। मामले का खुलासा रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। थाना खरोरा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 27 और 28/3/2025 की दरमियानी रात में एक घर में डकैती की घटना घटित हुई थी, जिसमें 15 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 15 मोबाइल, 66,000 रुपये केस और लगभग 3 तोला के सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। इस पूरे प्रकरण में समाज में फैला अंधविश्वास और पैसे की लालच के परिणति से यह घटना घटित हुई। प्राप्त जो जानकारी ये पूछताछ पर यह बात सामने आई है कि प्रार्थी के घर में 40 करोड़ रुपए पैसे एवं 16 किलो सोना होने की जानकारी आरोपी गणों को प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे एवं सोना प्राप्त होगा इस लालच में इनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से लगभग 19 से 20 लोगों के द्वारा इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया, जिसके तहत झरन और चापन के माध्यम से, तंत्र विद्या के माध्यम से इनके घर के लोगों को सुला करके उनके घर में रखे हुए सोने चांदी के हंडा और पैसे को प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें घटना घटित करने के लिए छत के रास्ते से 7 आरोपीगण हथियारों से युक्त होकर के घर में प्रवेश कर उसके प्रार्थी को अपने कब्जे में लेकर रस्सी से बांधकर एवं उसकी पत्नी को अपने कब्जे में लेकर उससे अलमारी की चाबी प्राप्त कर, पेटी की चाबी प्राप्त कर रकम डकैती करके ले गए थे, जिस पर पूछताछ किए जाने उपरांत लगभग 66,000 रुपये रकम, उनके कब्जे से 15 मोबाइल, 3 4 पहिया वाहन, 1 2 पहिया वाहन एवं घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद किया गया है। इस पूरे घटना में 15 के अतिरिक्त 3 या 4 अन्य आरोपी हैं जो अभी वर्तमान में फरार हैं, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। उनकी शीघ्र गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। बीजापुर जिले के 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 1 लाख के इनामी सहित 13 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बताया कि जिले में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत उसूर थाना से कोबरा व सीआरपीएफ की संयुक्त टीम टेकम मेटला की ओर निकली थी। अभियान के दौरान पुलिस को देखकर भाग रहे 7 संदिग्धों को पकड़ा गया। वहीं दूसरी ओर बासागुड़ा थाना व कोबरा की संयुक्त टीम द्वारा पोवमपल्ली और टेक मेटला के जंगल से पुतकेल के ग्रामीण दिनेश पुजारी व मार्को बाका पीडीएस दुकान के संचालक तिरुपति भंडारी की हत्या में शामिल 6 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए नक्सलियों के कब्जे से विस्फोटक, टिफिन बम, कॉर्डेक्स वायर, इलेक्ट्रिक वायर आदि बरामद किए गए हैं। थाना कोकामेटा के ग्राम पदमकोट मंडी पारा के क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थित होने की आसूचना पर से नारायणपुर पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर डीआरजी नारायणपुर और एसटीएफ की संयुक्त टीम के द्वारा नक्सल गश्त सर्चिंग अभियान के लिए उस क्षेत्र में रवाना हुए थे। इस गश्त सर्चिंग के दौरान जब पुलिस बल और डीआरजी के जवान मंडी पारा के जंगलों में पहुंचे तो वहां पर पूर्व से घात लगाकर बैठे जो माओवादी हैं उनके द्वारा हथियार लूटने और जान से मारने की नीयत से सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई। ये जो फायरिंग है 2 से 3 घंटे तक चली। इस फायरिंग में जब पुलिस के जवानों, डीआरजी जवानों, एसटीएफ के जवानों ने उन्हें घेर करके आगे की कार्रवाई की तो पुलिस बल को भारी पड़ता देखते हुए माओवादी वहां से भाग निकले और भागने के दौरान उन्होंने अपना हथियार वहां पर छोड़ दिए। जब वहां पर की सघन सर्चिंग की गई तो सघन सर्चिंग के दौरान वहां पर 1 नग एसआरआर राइफल, 12 नग जिंदा कारतूस, 1 मैगजीन, वॉकी टॉकी, वीडियो, पिट्ठू बैग और नक्सल साहित्य के साथ साथ दैनिक उपयोगी सामान की भारी मात्रा में प्राप्त की गई।
सघन सर्चिंग के दौरान वहाँ पर कुछ खून के धब्बे और घसीटने के निशान भी मिले, जिससे ये प्रतीत होता है कि बहुत सारे नक्सली घायल हुए होंगे या उनके मारे जाने की भी संभावना होगी। इसके पश्चात भी जवानों और डीआरजी स्टेट के जवानों के द्वारा नक्सल पे सर्चिंग अभियान लगातार जारी रखा गया और सबसे आखिरी टीम आज दिनांक को नारायण पहुंची है और इस जो नक्सलियों की इस घटना को अपराध सदर का में शामिल करते हुए विवेचना कार्रवाई में लिया गया है। अंबिकापुर में ट्रांसपोर्टर संजय सिंह को पीट-पीट कर अधमरा करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। देर रात आरोपी वसीम कुरैशी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रांसपोर्टर संजय सिंह पर प्राणघातक हमला कर दिया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग एसपी कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। भीड़ ने आरोपियों के खिलाफ मॉब लिंचिंग की धारा जोड़ने की मांग की। कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? ये जो प्रकरण हुआ है वसीम कुरैशी वाला, इसमें कोई कार्रवाई? इसमें अपराध कायम है, पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। ये लगातार यहाँ पे वारदात हो रही है, यहाँ तक कि जो छत्तीसगढ़ के तेज तर्रार डीजीपी हैं, उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं कि पुलिसिंग बढ़ाई जाए। तो आखिर क्या कारण है कि यहाँ पे इतनी पुलिस सुस्ती बरत रही है? लगातार 3-3 सवारी के लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, हूटर लगा के घूम रहे हैं, कार्रवाई नहीं होना, लगातार अपराधों में वृद्धि, इस पे कुछ कहेंगे आप? जशपुर जिले की सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गिरांग में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाकर हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पत्नी ने अपने पति की लाठी डंडी से पीट कर हत्या कर दी थी। धान बेचकर शराब पीने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्नी ने वारदात को अंजाम दे डाला। घटना के 15 दिन बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक बिरबल की पत्नी सुसैना मिंज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतक बिरबल मिंज के पुत्र के द्वारा थाना जसपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 16/3/2025 को वह शाम को अपने काम से गिरांग आया हुआ था। उसी दौरान उसे फोन के माध्यम से उसके पिता के 100 ग्राम के एक सिमरन टोप्पो के आंगन में पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। इस पर से वह जाकर देखा तो उसके पिता के 100 के सिर से खून भी निकला हुआ था, जिस पर प्रार्थी के द्वारा अपने पिता की हत्या का संदेह जाहिर किया गया। 100 का विधिवत पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद से प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होने पर धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान संदेही मृतक के पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिसमें पहले तो गोलमटोल जवाब देते रही, फिर और मनोवैज्ञानिक तरीका से पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध कबूल करते हुए बताया कि मृतक शराब पीने का आदी था और दिनांक घटना 15/3/2025 को भी जब घर आकर देखी तो घर में उसका पति नहीं था और घर के धान भी नहीं था, तो जिसको गांव में ढूंढते हुए गई तो सिमरन टोप्पो के आंगन में वह शराब पीकर पड़ा हुआ था। तो आवेश में आकर वहीं पास रखे डंडा को उठाकर वार कर दी, जिससे मृतक की मृत्यु हो गई। प्रकरण में आरोपिया के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। प्रकरण में प्रयुक्त लकड़ी के डंडे को भी विधिवत जब्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पखवाड़ा के अवसर पर सभी स्थानों की तर्ज पर भिलाई के एक निजी होटल में एसएस फाउंडेशन के तत्वावधान में नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय मातृ शक्तियों को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति को विभिन्न स्थानों पर सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में नारी शक्ति रत्न सम्मान समारोह 2025 का आयोजन भिलाई के एक निजी होटल में किया गया। एसएस फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में महिला शक्ति को सम्मानित किया गया। एसएस फाउंडेशन की संयोजिका शिखा साहू के द्वारा लगभग यहां पर 40 महिला शक्ति को सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात महिला सशक्तिकरण को लेकर एक नाट्य रूपांतरण की प्रस्तुति दी गई।
for me, 'cause we were just kids when we fell in love. Not I. छोड़ निकल के भागा, कर भपने हो, हसीना पे पूरे सौ मिला के धागा, छोड़ निकल के कर भपने हो, हसीना पे पूरे सौ मिला के धागा, छोड़ निकल के भागा, कर भपने हो, हसीना पे पूरे सौ मिला के धागा, छोड़ निकल के भागा, कर भपने हो, हसीना पे पूरे सौ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओम। आए हुए अतिथियों ने यहाँ पर उपस्थित लोगों को संबोधित जहाँ किया, वहीं सम्मानित महिलाओं ने भी अपने अनुभव यहाँ पर साझा किए। अच्छा, सबको चलना थे। हाँ, तो सबको चलना। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो कहा रे घोजी खाक लिया हम लगते आज पास है गा। हाँ, देखा सती ज्यादा नहीं निकला था ना। ऐसे घर में महिला मन बिकट बोलती, बोलता कि नहीं बोलो, कोनो बोलने की नहीं कि अक्का बोलते कि खुदे बोलते, और बाहर निकलता था एकदम चुप हो जाता। तो आप सबको चलना नवरात्रि और आज हमारे हिंदू नव वर्ष के हार्दिक शुभकामना है। और एकदम अच्छा लगा कि बोला कि इतना सम्मान थी सीखा है अमोल बुलई से। और छत्तीसगढ़ में मैं माँ की भूमिका करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ही मोर भूमिका मतलब करते रहूँ ये पद मोर बुढ़त काल तक। और मोर खुशी भी लगती काबर छत्तीसगढ़ के जटका कलाकारी सबो जन मोर उपासना माँ के दर्जा देते तो मोर बहुत अच्छा लगते। और एक बात क्यों खुशी लगती, एक ठन हीरोइन एक पिक्चर करते ना तो मैं 6 ठन पिक्चर करती हूँ। काबर है नहीं भाई, अब हीरोइन को मैं तुम पिक्चर में साइन कर दी। आप मेरा प्रणाम है और इस चैत्र नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं हैं। और रमजान का भी आखिरी दिन है, महीना भर का रोजा रखने के बाद मेरी बैटरी डाउन है एकदम। आज आखिरी रोजा है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं शिखा का दिल से शुक्रिया अदा करूँगी और शिखा की तारीफ करूँगी कि शिखा ने ना ब्यूटी के क्षेत्र में हो चाहे सौंदर्य के क्षेत्र में हो और नेशनल इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं करा के एक मंच जो है महिलाओं को दी ना, ये अपने आप में तारीफ के काबिल है। शिखा खुद एक बहुत ही खूबसूरत पर्सन है और सभी खूबसूरतों को अच्छे से तराश कर वो मंच लेना, उसके लिए एक मैं उसको मतलब इसके लिए शुभकामनाएं मुबारकबाद देती हूँ और आज के लिए मुबारकबाद। चलिए अच्छा है, मतलब आप हम सब यंग है बट मुझे अच्छा लगता है कि एज बताने, कई बार लोग थोड़ा छोटा भी सोच लेते हैं। अगर मैं उतनी दिख रही है तो अच्छी बात है। सीनियर मैनेजर भिलाई स्टील प्लांट में हूँ मैं। और उसके अलावा एक इंट्रोडक्शन है, मैंने मिसेस डिवा ऑफ इंडिया इंटरनेशनल 2019 का अवार्ड भी जीता हुआ है। मैं शिखा उसने मिसेस डिवा ऑफ इंडिया ग्लोब जीता था और मैं उसी के साथ थी, वहीं से हमारी दोस्ती है। बाकी भिलाई स्टील प्लांट के बारे का मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने ज़्यादा थैंक यू शिखा दीदी का है जिन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया और यहाँ पे मंच में उपस्थित और सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे दीदी है, उपासना दी और आप लोग हैं। तो मैं सबको समाज सेवा करते हुए देखती थी, तो मेरे मन में आया कि जब सब समाज सेवा कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। तो इसी कारण मेरे मोहल्ले में एक बार कुत्ते ने बच्चा दिया था, तो उनके एक्सीडेंट हो जाते थे। तो यही सब देख के मेरे को उन पे बहुत दया आता था, तो मैं उन्हें रेस्क्यू कराना शुरू की। और क्योंकि जानवर बोल नहीं सकते, अपनी भावनाओं को एक सौभाग्य की बात होती है, तो इसी कारण मैं उनकी सेवा करती हूँ। और जो बुजुर्ग रहते हैं जिनको घर से निकाल दिया जाता है, उन्हें मैं काउंसलिंग करके अनाथ आश्रम में भिजवाती हूँ। और बस कार्यक्रम की संयोजिका शिखा साहू ने भी आयोजन का उद्देश्य बताया। एसएस जन कल्याण फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष की तरह इस साल भी हम नारी शक्ति रत्न सम्मान समारोह का आयोजन करेंगे। मैं शिखा साहू एथिक्स फाउंडेशन डायरेक्टर हूँ। तो हम इस मंच के माध्यम से जितनी भी महिलाएं हैं जो अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम है, छत्तीसगढ़ का नाम बढ़ाए, मान बढ़ाए, तो हम महिलाओं को उनके कार्य क्षेत्र के अकॉर्डिंग हर कैटेगरी में उनको सम्मान दें। तो ये नारी शक्ति रत्न अवार्ड, क्योंकि रत्न अवार्ड है क्योंकि वो हमेशा उनका मनोबल बढ़ा रहे, उनका जो
विकास वो कर रही है अपने जीवन में, वो करते रहे। तो इस वजह से नारी शक्ति का अवार्ड हम लोगों ने रखा है। बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी एसएस फाउंडेशन के तत्वावधान में नारी शक्ति को सम्मानित किया गया। तालियां रुक्मिणी जी इन बच्चियों के लिए बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इन्होंने दी है। इस सम्मान का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना संयोजिका ने बताया है। एसीएन न्यूज के लिए गणेश रेड्डी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।